तो हम थर्ड अफोरिज्म पढ़ेंगे ना, तो थर्ड अफोरिज्म में आरी डजन के साथ साथ अगर ओराइली हो आपके पास तो वो जरूर रेफर करिएगा ओराइली को। और क्यों मैं इसका रीजन बता रहा हूँ, जैसे जो ये एडिशन है जिसमें हम आरी डजन में पढ़ रहे हैं, नो डाउट इसमें अच्छे तरीके से सही तरीके से दिया हुआ है, पर एक ब्रेक डाउन करके इजी वे में समझ आए, पॉइंटर वाइज बना के आपका ओराइली में दिया हुआ है, जिससे आपको हर एक चीज को इजी एक ब्रेकआउट मिल जाता है, एक ब्रेकिंग टाइप का मिल जाता है, जिससे आपको पॉइंट बाय पॉइंट समझ में आ जाए कि अफोरिज्म में एक एक बात क्या कही जा रही है। आगे मैंने इसीलिए इसी अफोरिज्म को आप लोग अपनी बुक से पढ़िए, सेम ही चीज ओराइली में 6th एडिशन का जो ट्रांसलेशन है उसमें वही चीज लिखी है, पर थोड़ा सा वर्ड्स का एक दो डिफरेंस हो सकता है, लेकिन वो इजी है काफी समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये है थर्ड अफोरिज्म ओराइली में, और इसका मतलब क्या है अब आप समझिए। टू बी अ जेन्युइन प्रैक्टिशनर ऑफ द मेडिकल आर्ट अ फिजिशियन मस्ट, क्या बोल रहे हैं डॉक्टर हनीमैन कि एक जेन्युइन प्रैक्टिशनर बनना है आपको अगर मेडिकल आर्ट का, तो आपको क्या क्या चीजें आनी चाहिए। फिजिशियन मस्ट हैव व्हाट, इसके बारे में बात हो रही है अफोरिज्म 3 में, बहुत ही क्लियरली बता दिया है शुरुआत में। तो पहला पॉइंट क्या है, जेन्युइन प्रैक्टिशनर ऑफ मेडिकल आर्ट बनने के लिए फिजिशियन को जो आना चाहिए वो है क्लियरली रियलाइज व्हाट इज टू बी क्योर्ड इन डिजीज, दैट इज इन ईच सिंगल केस ऑफ डिजीज, डिसर्नमेंट ऑफ द डिजीज इंडिकेटर या नॉलेज ऑफ द डिजीज इंडिकेशन, जो आपका आपकी बुक में 5th एडिशन वाली में लिखा हुआ है कि क्या क्योर करना है डिजीज में, इसकी नॉलेज होनी चाहिए। इसको कोई बताएगा ये नॉलेज ऑफ डिजीज किसको कहते हैं हम, या नॉलेज ऑफ डिजीज इंडिकेशन ऐसे क्यों बता रहे हैं अलग से। ऑब्वियस सी बात है, डिजीज को हम क्योर करने जा रहे हैं, इसमें अलग से इतना इंपॉर्टेंस क्यों देना पड़ा कि बताना पड़ा कि आपको डिजीज की नॉलेज होनी चाहिए। अगर आप पेशेंट ठीक करने जा रहे हो, इस लाइन में आए हो मेडिकल प्रोफेशन में, तो ये बहुत ऑब्वियस सी बात है कि आपको डिजीज ही ठीक करने हैं। तो ये अलग से यहाँ पर नॉलेज ऑफ डिजीज इंडिकेशन बताने का क्या महत्व है, कोई बताएगा। क्या हमारी होम्योपैथी में और बाकी साइंसेज में यहाँ पर नॉलेज ऑफ डिजीज से रिलेटेड कोई फर्क है, कोई डिफरेंस होता है। यस सर। क्या डिफरेंस होता है। सर हम सारे सिम्टम्स को कवर अप करते हैं, चाहे वो मेंटल हो या फिर फिजिकल, थोड़ा तेज एवरीथिंग। से बोलो। सर हम सारे सिम्टम्स को कवर अप करते हैं, चाहे वो मेंटल हो या फिजिकल, टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स। टोटलिटी ऑफ सिम्टम बनाते हैं, ठीक है, करेक्ट। और सही लाइन पे जा रही हो, करेक्ट चीज क्या बोलना चाह रही हो वो बताओ, या करेक्ट वर्ड उसके लिए क्या हम यूज करते हैं। ड्रग प्रूविंग। ड्रग प्रूविंग तो आगे वाले पॉइंट में आएगा, सेकंड सर पॉइंट में आएगा। सिम्टम सिमिलैरिटी के बेसिस पे हम मेडिसिन देते हैं। बिल्कुल करेक्ट है, ये बात से मैं एकदम डिनाई नहीं कर रहा। इसमें इंडिविजुअलाइजेशन। करेक्ट आंसर कौन बोला। आशी। करेक्ट आंसर। इंडिविजुअलाइजेशन का फर्क है, हमारे जो इंडिविजुअलाइजेशन हम बोलते हैं ना, इसमें ध्यान से पढ़िए, क्लियरली रियलाइज व्हाट इज टू बी क्योर्ड इन डिजीज, दैट इज, फिर से अब बता रहा है, इन ईच सिंगल केस ऑफ डिजीज, हर एक सिंगल केस। ये तो पहले भी लोग देखते थे डिजीज में क्या ठीक करना है, ये कोई नई बात नहीं कही है डॉक्टर हनीमैन ने। क्लियरली रिजाइड व्हाट इज टू बी क्योर्ड इन डिजीज, ऑब्वियस सी बात है, कोई डिजीज ठीक करने जा रहा है तो जो दिख रहा होगा वही ना ठीक करेगा। लेकिन यहाँ पर क्या स्पेसिफाई और क्या सिग्निफाई करके बोल रहे हैं, इन ईच, दैट इज टू से इन ईच सिंगल केस ऑफ डिजीज, हर डिजीज में, हर इंसान के अंदर जो डिजीज आ रहा है, हर इंसान के अंदर अलग पोर्ट्रे होता है। इंडिविजुअलाइजेशन हमें करनी है, इंडिविजुअलाइजेशन इज द की। इसी में हम आगे आएंगे इस पॉइंट को डिस्कस करने के लिए, जहां नॉलेज ऑफ डिजीज इंडिकेशन की बात हो रही है। Hitherto, the physician, in their attempt to study sick people, abstracted disease symptom complexes from patient and generalized and classifies them. अब तक भी sick people से वो disease symptom complex बनाते थे, पर उनको क्या करते थे, जनरलाइज कर देते थे।
ये बीमारी का नाम है, इसके ये सिम्टम है, अब इस सिम्टम के लिए कहीं भी किसी में भी आए, किसी भी इंडिविजुअल में आए, एक मेडिसिन है या 2 मेडिसिन या 3 सॉल्ट हैं, खत्म। Through this, they fell into a gross error of thinking diseases as a concrete initiative possessing material existence. इसके थ्रू उन्होंने एक बहुत बड़ा एरर, ग्रॉस एरर किया, एक मटीरियलिस्टिक एग्जिस्टेंस माना डिजीज का। पर जैसे कि हम होम्योपैथी में पढ़ते हैं, डिजीज इज नॉट मटीरियलिस्टिक इन नेचर, इट इज डायनेमिक इन नेचर। रियलिटी इज हैविंग एन एग्जिस्टेंस अपार्ट फ्रॉम द पेशेंट। उनको लगा कि डिजीज की अपनी एक रियलिटी है, उसका पेशेंट की रियलिटी से कोई महत्व नहीं है। पर यही सबसे बड़ा एरर था उनका, बिकॉज physician ignored the individual which are unique and unclassifiable. जो इंडिविजुअल की यूनिकनेस है, जो इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी है, जो इंडिविजुअल के एस्पेक्ट्स हैं, उसको इग्नोर कर दिया फिजिशियंस ने। उन्होंने सिर्फ डिजीज पे ध्यान दिया और बोला कि डिजीज पे ध्यान दो, उसका कॉम्प्लेक्स बनाओ, उसका एक सॉल्ट चूज कर लो, खत्म। जनरलाइज, किसी को भी हो, A to Z, किसी भी उम्र में, किसी को भी, किसी में भी हो, बस डोसेज का थोड़ा इधर उधर कर दो, देना एक ही चीज है। पर होम्योपैथी ऐसा नहीं कहती है। होम्योपैथी कहती है इंडिविजुअलाइज, इंडिविजुअलाइज ईच केस, एवरी सिंगल ऑफ केस। यहां पर इसीलिए लिखा है दैट इज इन ईच सिंगल केस ऑफ डिजीज, एक एक केस में इंडिविजुअलाइजेशन करो। क्योंकि हमने पहले भी एक चीज डिस्कस करी थी कि हमें डिजीज के बारे में इतना ज्यादा ध्यान नहीं देना है, हमें इंडिविजुअल के बारे में भी नहीं ध्यान देना है। ध्यान क्या देना है हमें? एक इंडिविजुअल में वो डिजीज आके कैसा पोर्ट्रे कर रहा है, हमें उस पर ध्यान देना है। हमें सिक पे नहीं, हमें डिजीज पे नहीं, हमें इंडिविजुअल पे नहीं, हमें डिजीज्ड इंडिविजुअल पे ध्यान देना है। एंड डिजीज इंडिविजुअल पे ध्यान देना मतलब इंडिविजुअलाइजेशन करना। Hence, the classified description of disease give us a general description to the exclusion of individual peculiarities. वो लोग exclude कर रहे हैं individual peculiarities को. And the textbook description of disease failed to correspond with the factual realities. और ये टेक्स्ट बुक डेफिनेशन ऑफ डिजीज जो उन्होंने लिखी, इससे वो रिलीफ देने में फेल हो गए। फैक्चुअल रियलिटीज फेस करी उन्होंने और फेल हो गए वो इस चीज में। अब यहाँ पर डॉक्टर हेनिमन का कहना है कि अ कॉन्क्रीट इंडिविजुअल इज मेड अप ऑफ जनरल प्लस पर्टिकुलर क्वालिटीज पेक्यूलियर टू द इंडिविजुअल। Similarly, a description of an individual sick man is complete when we note the general symptoms which are common to the group of the patient. देखो, एक होते हैं जनरल सिम्टम्स जो हर पेशेंट में कॉमन मिलेंगे। किसी सिक इंडिविजुअल में एक बीमारी लोगे तो हर पेशेंट में कुछ ना कुछ कॉमन मिलेगा। मेरे को टाइफॉइड है, तुमको टाइफॉइड है, 4 और लोग को टाइफॉइड है, एक ग्रुप ऑफ सिम्टम्स जनरल मिलते हैं, कॉमन मिलते हैं सब में। पर हो सकता है मेरी टाइफॉइड में मेरी प्यास कम हो, तुम्हारी टाइफॉइड में तुम्हारी प्यास ज्यादा हो, मेरे टाइफॉइड में मेरे को ठंड लग रही हो, तुम्हारे टाइफॉइड में तुम्हें गर्मी लग रही हो, मेरे टाइफॉइड में मेरा सर दर्द हो रहा हो, मेरा पैर दर्द हो रहा हो साथ में, तुम्हारे टाइफॉइड में तुम्हारा सर पैर नहीं दर्द हो रहा हो। ये पेक्यूलियर इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स निकालने हैं हमें, ये जनरल तो रखने ही रखने हैं। इसके साथ साथ when we note the general symptoms which are common to a group of patient, प्लस उसके साथ साथ ये नहीं कि उसको इग्नोर कर देना है, ये भी नहीं करना है, प्लस लिखा है the peculiar or unclassifiable symptoms which lend to individuality of the patient. तो हमें वो भी रखना है और ये भी रखना है, और ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रिस्क्रिप्शन के लिए, याद रखना। जनरल से ज्यादा, कॉमन से ज्यादा अनकॉमन, जो पिक्यूलियर है टुवर्ड्स द पेशेंट, जो इंडिविजुअलाइज करता है पेशेंट को, इंडिविजुअलिटी को जो सिम्टम सिग्निफाई करते हैं, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं प्रिस्क्राइबिंग के लिए, ना कि कॉमन सिम्टम्स। Overlooking of the person factor is the root cause of failure in successful treatment. ये था root cause of failure. Individualization is the key to success. Alexis Carrel एक सर्जन है, उनकी बुक आती है, अगर आप लोग को मन करे तो एक बार पढ़िएगा, मैन द अननोन करके। बहुत ही प्यारी किताब है, छोटी सी है, बहुत बड़ी नहीं है, बहुत ही प्यारी किताब है। वो एक सर्जन थे, वो एक नोबेल प्राइज विनिंग थे, उन्होंने फिजियोलॉजी में नोबेल प्राइज जीता था वैस्कुलर चीजों पे काम करने के लिए। उन्होंने ये बुक लिखी थी और उन्होंने ये पॉइंट लिखा है अपनी मैन द अननोन में। The physicians might use the expedient of indiscriminately applying their scientific knowledge to each patient
as for instance a salesman trying to fit the same ready-made coat to the people of different sizes. अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग फिजिशियन ने जब डिफाइन करा और ऐसे सेट करने लगा तो ये उन्होंने बोला ऐसा है एक रेडीमेड कोट बना दो और डिफरेंट साइजेस के पीपल पे वही चढ़ाते रहो। ऐसा नहीं करना है, बट दे डू नॉट रियली फुलफिल द ड्यूटी अनलेस दे डिस्कवर द स्पेसिफिक peculiarities of each patient. Their success depends not only on their knowledge but also on their ability to grasp the characteristics which make each human being an individual. ये जो हर इंडिविजुअल को कैरेक्टरिस्टिक है जो उसको इंडिविजुअलाइज करने में हेल्प कर रही है उस पे ज्यादा काम करना है। इतना बढ़िया स्टेटमेंट, और ये कोई होम्योपैथ नहीं है, याद रखिएगा, ये एक सर्जन है, ये एक फिजियोलॉजी में नोबेल प्राइज विनिंग है और इन्होंने ये चीज लिखी है। ऐसे ही ऑस्लर है एक डॉक्टर ऑस्लर, उनकी आप कोटेशंस पढ़ेंगे, जो अभी एम्स के डायरेक्टर हैं जो इस समय पे करंट, प्रोफेसर गुलेरिया, उनका एक स्टेटमेंट आया था ऑस्लर के रिगार्डिंग, मैंने अपने स्टेटस में भी डाला था। उन्होंने भी वहां पर इंडिविजुअलाइजेशन के रिस्पेक्ट में बात करी थी कि हम पेशेंट को इंडिविजुअलाइज करने में नहीं कर रहे हैं, ये हमारा बहुत बड़ा ग्रॉस एरर है। एम्स का डायरेक्टर भी ये चीज मान रहा है और यहां पर एलेक्सिस कैरल ने भी वही बात कही है। और यहां पर हनीमैन ने उस जमाने में वो बात कह दी थी, क्लियरली रियलाइज व्हाट इज टू बी क्योर्ड इन द डिजीज, दैट इज टू से इन ईच सिंगल केस ऑफ द डिजीज। ये है आपकी नॉलेज ऑफ डिजीज, ये है आपका इंडिकेशन ऑफ फॉर ट्रीटमेंट, इंडिविजुअलाइजेशन। और ये चीज आप पढ़ोगे कहां पर, दो सेक्शन है हमारी। इस एक बात याद रखना, और इसको बताने से पहले बता रहा हूं, अफोरिज्म 3 को हम ब्लूप्रिंट ऑफ ऑर्गेनॉन कहते हैं। पूरी ऑर्गेनॉन का एक ब्लूप्रिंट है, पूरी ऑर्गेनॉन की एक समरी है अफोरिज्म 3 के अंदर। क्यों कहते हैं? क्योंकि देखो पहला पॉइंट उन्होंने क्या बोला, नॉलेज ऑफ डिजीज। अभी नॉलेज ऑफ डिजीज और इंडिविजुअलाइजेशन आप कहां से पढ़ोगे होम्योपैथी की, आप यहां पढ़ोगे, अंडरस्टैंडिंग डिजीजेस 72 से 81 अफोरिज्म जो हम आगे पढ़ेंगे, और टेकिंग द केस, केस टेकिंग 82 से 104 जो इंडिविजुअलाइजेशन में हेल्प करती है। केस टेकिंग का पर्पस क्या है, केस टेकिंग का एम क्या है, टू इंडिविजुअलाइज द पर्सन फॉर ट्रीटिंग हिम। और नॉलेज ऑफ डिजीज और केस टेकिंग हमें एक साथ मिलकर इंडिविजुअलाइजेशन में हेल्प करती है, और यही आगे बताया जाएगा। 72 से 81 में अंडरस्टैंडिंग डिजीज और 82 से 104 में टेकिंग द केस। आगे बढ़ने से पहले सेकंड पॉइंट में आने से पहले एक और चीज मैं बता दूं, ये जो हम अफोरिज्म 3 पढ़ रहे हैं ना, मैंने बोला था अपेंडिक्स 7 में जरूर पढ़ा करिए। अपेंडिक्स में आप जाओगे तो अपेंडिक्स में लिखा हुआ है, टू अफोरिज्म 3 द अफोरिज्म इज एन एक्सपेंशन ऑफ दिस सेंटेंस इन द मेडिसिन ऑफ एक्सपीरियंस। आप लेसर राइटिंग एक हनीमैन की आती है, अगर डॉक्टर हनीमैन की लेसर राइटिंग आप लोग लेना चाहें, लेसर राइटिंग इज उनके बहुत सारे और आर्टिकल्स जो हनीमैन ने लिखे हैं सिवाय ऑर्गेनॉन के, ऐसे आर्टिकल्स आपको लेसर राइटिंग में मिलेंगे, वो भी डॉक्टर आर.ई. डर्जन के द्वारा ही ट्रांसलेटेड है। उसमें आपको प्रिकर्सर्स ऑफ ऑर्गेनॉन मिलेंगे। प्रिकर्सर्स ऑफ ऑर्गेनॉन आपने पढ़े हैं, एसे ऑन न्यू प्रिंसिपल फॉर असर्टेनिंग द क्यूरेटिव पावर ऑफ ड्रग्स 1796 ईयर में जो आया था। दूसरा है मेडिसिन ऑफ एक्सपीरियंस 1805 में जो आया था। तो मेडिसिन ऑफ एक्सपीरियंस एक लाइन लिखी हुई है जिसका ये थर्ड एफोरिज्म एक्सपेंशन है, और बेसिकली जिसका पूरी ऑर्गेनॉन एक्सपेंशन है। वो लाइन है, द नॉलेज ऑफ डिजीज, द नॉलेज ऑफ रेमेडीज एंड द नॉलेज ऑफ देयर एम्प्लॉयमेंट कॉन्स्टिट्यूट द हीलिंग आर्ट। डिजीज की नॉलेज, मेडिसिन की नॉलेज और इनका अमेलगमेशन ही पूरी हीलिंग आर्ट को बनाती है। और इसी चीज को एक्सपैंड करके डिटेल में एक एक पॉइंट को ऑर्गेनॉन में प्लस अफोरिज्म 3 में इन्होंने बताया है। अब आते हैं हम वापस सेकंड पॉइंट पे। अब पहला जेन्युइन प्रैक्टिशनर बनने का पहला पॉइंट आपने समझ लिया, नॉलेज ऑफ डिजीज होनी चाहिए, डिजीज इंडिकेशन होनी चाहिए, मतलब इंडिविजुअलाइजेशन करना आना चाहिए। और वो कैसे आना चाहिए वो आपको आगे पढ़ाया जाएगा 82 से 104 और उसके पहले 81 तक, जो 72 से 81 तक का अफोरिज्म है अंडरस्टैंडिंग डिजीज में। ठीक है, अब आती है बात सेकंड पॉइंट, क्लियरली रियलाइज व्हाट इज क्यूरेटिव इन मेडिसिन, दैट इज इन ईच पर्टिकुलर मेडिसिन नॉलेज ऑफ मेडिसिनल पावर। नॉलेज ऑफ मेडिसिनल पावर से क्या मतलब है यहाँ पर डॉक्टर हनीमैन का? आपको डिजीज की नॉलेज के बारे में बता दिया, उसका मतलब हमने समझ लिया।
अब ये मेडिसिनल पावर की नॉलेज आप कैसे एक्वायर करोगे? Drug proving के through. करेक्ट आंसर। मेडिसिनल पावर की आप नॉलेज एक्वायर करते हैं ड्रग प्रूविंग के थ्रू। जब ड्रग प्रूविंग होती है, ड्रग प्रूविंग में जो सिम्टम्स, जो इफेक्ट्स निकल के आते हैं हेल्दी ह्यूमन बीइंग को, वो ही इफेक्ट होते हैं जो ट्रीट करने में हेल्प करते हैं। क्यों? क्योंकि डॉक्टर हनीमैन का जो ये सिमिलिया का कॉन्सेप्ट है, ये कहता क्या है कि वही चीजें ठीक करती है दवाइयां जो वो खुद प्रोड्यूस करने की ताकत रखती हैं। तो इसी से आया ड्रग प्रूविंग का कॉन्सेप्ट, और इसी से आया कि अगर ड्रग प्रूविंग में, हेल्दी ह्यूमन बीइंग में ये चीजें प्रोड्यूस हो रही हैं तो ही ये मिरर इमेज बना के ठीक करेंगी, क्योंकि प्रोड्यूस कर रही हैं तो ही ठीक करने की पावर रखती हैं। और यही नॉलेज ऑफ मेडिसिनल पावर में इन्होंने लिखा है, दैट इज इन ईच पर्टिकुलर मेडिसिन। अब आपको मेडिसिन में भी इंडिविजुअलाइज करना है कि हर एक मेडिसिन का अपना कैरेक्टरिस्टिक क्या है। बहुत सारी सिमिलैरिटीज होती हैं मेडिसिन में, बहुत सारी मेडिसिन बहुत ज्यादा सिमिलर होती हैं अगर आप कॉम्प्लीमेंट्री पढ़ोगे, ये सब पढ़ोगे, पर उसमें भी हमें इंडिविजुअलाइज करना है कि एक मेडिसिन की अपनी इंडिविजुअलिटी क्या है, एक मेडिसिन की अपनी पिक्यूलैरिटी क्या है, उसके एक अपने कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये भी हमें आना चाहिए। To understand the power and individuality of each medicine, Dr. Hahnemann remarks that you should have the knowledge of medicinal power, and this knowledge you get from drug proving. With drug proving on healthy individual, you get to know the effect of each and every remedy and what are the point that individualize a remedy from others. Drugs reduce symptom complexes and they affect cure by removing the symptom complex in a sick man. तो मैंने बताया कि जो प्रोड्यूस करेगा वही क्योर करेगा, यही सिमिलिया का लॉ है, और इसीलिए ड्रग प्रूविंग इंपॉर्टेंट है, और इसीलिए मेडिसिनल पावर की नॉलेज इंपॉर्टेंट है, और वो अक्वायर करोगे आप ड्रग प्रूविंग के। और ये ड्रग प्रूविंग आप पढ़ोगे 105 से 145 तक। ये नॉलेज ऑफ मेडिसिन, मेडिसिन के बारे में कैसे क्या नॉलेज मिलेगी आपको, कैसे आप पढ़ोगे, ये 105 से 145 में बताया गया है। एक्वायरिंग अ नॉलेज ऑफ मेडिसिन। अब हमने जान लिया नॉलेज ऑफ डिजीज क्या है, अब हमने जान लिया नॉलेज ऑफ मेडिसिनल पावर कैसे हम निकालेंगे, क्या हम पढ़ना है उसमें हमें। अब आता है तीसरा पॉइंट जो इसका अमेलगमेशन करने का, जो इसका सामने मिरर बनाने की बात करेगा। Be aware of how to adapt what is curative in medicine to what he has discerned to be undoubtedly disease in the patient according to clear principle. अब तुमने जान लिया कि डिजीज का इंडिविजुअल की इंडिविजुअलिटी निकालनी है, उसमें इंडिकेशंस निकालने हैं जो ठीक करने हैं, और उसके लिए इंडिविजुअलाइजेशन इंपॉर्टेंट है, नॉलेज ऑफ डिजीज इंपॉर्टेंट है। ये आपने पढ़ा, ये आपने निकाला। सेकेंड पॉइंट बोल रहा है आपने ड्रग प्रूविंग पढ़ी, आपने नॉलेज ऑफ मेडिसिनल पावर के बारे में पढ़ा, आपने वो निकाला। हर एक इंडिविजुअल को, हर एक इंडिविजुअल मेडिसिन को इंडिविजुअलाइज किया, हर एक इंडिविजुअल पर्सन को इंडिविजुअलाइज किया जो डिजीज स्टेट में है। अब तीसरा स्टेप है इनको मैच करो, इसकी मिरर इमेज इसमें ढूंढो, इसकी मिरर इमेज इसमें ढूंढो। इसको जब मैच करोगे तो लास्ट पॉइंट पढ़ो क्या होगा, इन दिस वे रिकवरी मस्ट रिजल्ट। ये आपको मैच करना आ गया तो द एंड रिजल्ट विल बी रिकवरी, एज सिंपल एज दैट, बट नॉट सो सिंपल। अब आते हैं हम इसमें, देखो अब यही चीज आपने पैराग्राफ फॉर्म में पढ़ते थर्ड अफोरिज्म को अगर आरी डजन से, तो आपको बहुत हफजार्ड वे में समझ में आता। अब ओराइली में देखो कितने अच्छे से एक पार्ट ऐसे डिफाइन कर दिया। अब नेक्स्ट पार्ट पे आ रहे हैं, अडैप्टिंग व्हाट इज क्यूरेटिव इन मेडिसिन टू व्हाट इज डिजीज इन पेशेंट रिक्वायर्स द फिजिशियन टू बी एबल टू। अब देखो तीसरी बात कर रहे हैं, अब पहले उसने बता दिया डिजीज की नॉलेज ले लो, मेडिसिनल पावर की नॉलेज ले लो, इनको इमेज बना लो, रिकवरी कर लो। अब बोल रहा है ये जो मैचिंग करोगे ना, इस मैचिंग में फिजिशियन को और कुछ जानकारियां होनी चाहिए। अब वो और जानकारियों के बारे में बता रहा है आपको। Adapting what is curative in medicine to what is disease in patient requires the physician to be able to, first point, adapt the most appropriate medicine according to its mode of action to the case before him. Selection of the remedy that which is indicated. मतलब वही रेमेडी को देना है जो एकदम मिनिमम बैठ रही है, और कोई मेडिसिन क्लियरली इंडिकेटेड, नॉट पार्शियली इंडिकेटेड,
क्लियरली इंडिकेटेड, जो पूरी मिरर इमेज बना रही हो उसी को मैच करना है। ये साफ साफ कह दिया है पहले पॉइंट में, मैच करना है तो उसी को करना है जो पूरी इमेज अच्छे से मिरर इमेज बना रही हो, जो पूरा सिमिलिमम बैठ रहा हो, पार्शियल सिमिलिमम मत ढूंढो। सेकेंड पॉइंट क्या कह रहे हैं, प्रिपेयर द मेडिसिन एग्जैक्टली एज रिक्वायर्ड। अब यहां पर थोड़ी बात आती है होम्योपैथिक पोसोलॉजी की। होम्योपैथिक पोसोलॉजी किसको कहते हैं, कोई बताएगा पोसोलॉजी किसको कहते हैं? फार्मेसी में आप डॉक्ट्राइन सबने ऑफ पढ़ा होगा, बताइए। डॉक्ट्राइन ऑफ डोजेस। डॉक्ट्राइन ऑफ डोजेस, ठीक है, करेक्ट। अब यहां पर प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन एग्जैक्टली एज रिक्वायर्ड क्यों बोल रहे हैं? आप लोग को तो मेडिसिन डायरेक्ट दुआबे से ले लो, रेगवेक्स से ले लो, एसबीएल से ले लो, हैप्को से ले लो, तो आपको क्या मतलब है मेडिसिन एग्जैक्टली कैसे प्रिपेयर हुई है जान के क्या करोगे आप? तो उसकी पोटेंसी तो डिफर्ड है, बट पहला पॉइंट तो उन्होंने ये लिखा है ना, प्रिपेयर द मेडिसिन एग्जैक्टली एज रिक्वायर्ड, बनाओ। सर जो मेडिसिन की सोर्स होनी चाहिए वो जेन्युइन होनी चाहिए, सोर्स ऑफ द मेडिसिन। अच्छा, आप यहाँ पर दवाई खरीद रहे हो तो आपको कैसे पता हो जहां से आ रही है वो जेन्युइन है? ये पॉइंट यहाँ पर इंक्लूड क्यों करा था उस जमाने में डॉक्टर हनीमैन ने? सोच के बताओ, लॉजिकल आंसर है। एलएम पोटेंसी वगैरह ये सारी। पोटेंसी तो 6th एडिशन में आई थी, बहुत बात की बात है, ये तो पहले ही लिख दिया था 5th में। सर उस और टाइम में तो फिजिशियंस खुद ही मेडिसिन प्रिपेयर करते थे। करेक्ट आंसर, वेरी गुड। उस जमाने में थोड़ी होती थी फार्मेसी। हनीमैन को डोज बनानी थी तो हनीमैन ने क्या एसबीएल से ऑर्डर करी थी? खुद बनाई थी बैठ के। हनीमैन ने एग्जैक्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन, एमएम प्यूरा खोलिए, उसमें हनीमैन ने सबसे पहले दवाई के नाम के बाद एग्जैक्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन लिखा हुआ है। वो इसलिए लिखा हुआ है, वो नहीं लिखते वो मेथड ऑफ प्रिपरेशन तो क्या आगे जाके कोई मेडिसिन बना पाता? जब उन्होंने ही चालू किया, उन्होंने ही बनाया, उन्होंने ही पहली बार किया, तो आगे जाके और लोग कैसे बनाएंगे अगर वो वही चीज लिख के नहीं जाते तो? इसलिए यहां पर उन्होंने ये पॉइंट लिखा है, प्रिपेयर द मेडिसिन एग्जैक्टली एज रिक्वायर्ड। क्योंकि उस जमाने में कोई मेडिसिन बनाने वाली फैक्ट्रियां नहीं होती थी, फिजिशियन खुद मेडिसिन बनाता था। इस वजह से उस जमाने में वो प्रिपरेशन लिखते थे और एग्जैक्टली कैसे मेडिसिन बननी है ये बताते थे, जिससे आगे लोग ये मेडिसिन इस तरीके से बना पाए। एमएम प्यूरा किसी के पास भी पीडीएफ फॉर्म में हो या कहीं मिले तो जाके पढ़ के देख लेना, हर मेडिसिन के ऊपर प्रिपरेशन लिखा है। होम्योपैथिक पोस्टोलॉजी की जो बात आ रही है, अब ये आए नेक्स्ट पॉइंट, गिव द मेडिसिन इन द एग्जैक्ट अमाउंट, राइट डोज, प्रॉपर्ली टाइम द रेपिटेशन ऑफ डोज। रेपिटेशन डोज पोस्टोलॉजी का ये जो पूरा डोसेज का मामला है, इस मामले के बारे में एक और चीज मैं बता दूं, डोसेज के बारे में, पोस्टोलॉजी के बारे में डिस्कस करने से पहले, जो हमने एमालगमेशन की बात करी थी ना, हमने बात करी थी एक तो कि आपको अंडरस्टैंडिंग डिजीज और इंडिविजुअलाइज करने में ये 72 से 81 और 82 से 104 बताएगा। फिर हमने बताया आपको नॉलेज ऑफ मेडिसिन 105 से 145 मिलेगी। अब ये जो एमालगमेशन की बात आ रही है ना, ये जो मिरर इमेजिंग की बात है, ये जो सिमिलिया करने की बात आ रही है ना, ये आपको 146 से 203 के आगे भी हैं। इंटरमिटेंट मेंटल डिजीज में क्या करोगे, इंटरमिटेंट में क्या करोगे, और जो पर्टिकुलर हैं क्रॉनिक डिजीज में क्या करोगे, ये होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ऑफ डिजीजेस, ये 146 से आगे 200 के आगे तक, 206 के भी आगे तक, 245 47 तक, वहां तक आपको ये बताया जाएगा कि ये आपको हर एक इंडिविजुअल केस में ये सिमिलिमम कैसे बैठाना है, कैसे रखना है, इसकी नॉलेज आपको। इसलिए अब ये देखो पूरी ऑर्गेनॉन कवर कर रहा है ये एफोरिज्म, इसीलिए बोला जाता है ब्लूप्रिंट ऑफ ऑर्गेनॉन, ऐसे ही नहीं कहा जाता। इसका जवाब दे कोई, ये इसलिए लिखा है क्योंकि आपके बताने से रिलेटेड है। पैरासिटामोल का इसका मतलब बोलते हैं ना, पैरासिटामोल का क्यों पूछ रहे हैं, हम तो एलोपैथ नहीं है। एक बेसिक नॉलेज आपको होगी कि क्या डिफरेंस होता है हमारी पोस्टोलॉजी में और अदर्स पोस्टोलॉजी जो और एलोपैथिक पोस्टोलॉजी है सो कॉल्ड। और ये कैसे डिसाइड करोगे, एलोपैथिक मेडिसिन जैसे डिसाइड करते हैं ना कि पैरासिटामोल दे दो,
तो ये कैसे डिसाइड होता है कि पैरासिटामोल कितनी देनी है, दिन में कितने बार देनी है, कितने घंटे पे देनी है, कब देनी है, एक दिन में 2 बार देनी है, अगले दिन देनी है, कैसे डिसाइड होता है, क्या फैक्टर होते हैं डिसाइड करने के लिए? इसी में डिफरेंस का आंसर छुपा है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन पुट अप किया है। कोई बताएगा? सर उसमें हम लोग अकॉर्डिंग टू एज देते हैं। अकॉर्डिंग टू एज इज वन ऑफ द फैक्टर, करेक्ट। और क्या फैक्टर होते हैं, मेजर फैक्टर क्या होता है? एज इज वन ऑफ द फैक्टर, दैट इज करेक्ट। सर Weight. ससेप्टिबिलिटी ऑफ द पेशेंट। मैं अदर पोस्टोलॉजी पैरासिटामोल की बात कर रहा हूँ, मैं अपनी अभी होम्योपैथी की बात नहीं कर रहा हूँ। सर वेट देखते हैं। करेक्ट आंसर। मेजर मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है मास ऑफ द बॉडी, वेट ऑफ द बॉडी, एंड सेकंड इज एज। वेट और एज के अकॉर्डिंग आप डोसेज डिसाइड करते हो। वो क्यों होता है? क्योंकि अगर वो मास ऑफ द बॉडी और वेट को डिसाइड करके नहीं देंगे तो क्या उसके एक्सक्रीटरी जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स है वो इतनी ताकत रखते हैं इस डोसेज को एक्सक्रीट आउट करने के लिए कि लिवर और किडनी पे वो इफेक्ट डालने लगेगा? इसका ध्यान देना होता है एलोपैथिक पोस्टोलॉजी में। Repetition of any allopathic medicine depends on the body weight, mass, and age. It directly related to the physiochemical relation to the body. If not according to this, it may harm their excretory system. बोलते हैं ना दवाई खा के किडनी पे बहुत फर्क पड़ता है। किडनी एक्सक्रीटरी सिस्टम का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जितनी आप मेडिसिन अंदर ले रहे हो क्या वो एक्सक्रीट आउट करने की ताकत रखता है? इसलिए बच्चों में कम डोसेज, बड़ों में ज्यादा डोसेज, यही मतलब है। बॉडी मास, एज, इसके अकॉर्डिंग देते हैं कि इतना उनके एक्सक्रीटरी पावर होनी चाहिए कि वो एक्सक्रीट आउट कर दे, इफेक्ट ना डाले ऑर्गन पे, ओवर पावरिंग ना हो जाए ऑर्गन पे उसका इफेक्ट। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि यहाँ पर हमारी पोस्टोलॉजी जो हम पढ़ते हैं, होम्योपैथिक पोस्टोलॉजी पढ़ते हैं, आप पहले तो ये बात बताओ कि डिफरेंस क्या है हमारी और उनकी पोस्टोलॉजी में। जैसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं तुमसे, बेलेडोना 30 है और बेलेडोना 12 है, कौन सी ज्यादा पावरफुल मेडिसिन है? बेलेडोना 30 क्यों? पोटेंटाइजेशन। बहुत अच्छे। तो उससे उसकी क्वालिटी कम हुई, क्वांटिटी इंक्रीज हुई। यही तो मैं पूछ रहा हूँ। सॉरी, डिफरेंस 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 बताओ ना, हमारी और उनमें फिर डिफरेंस क्या हुआ? सर उन जो एलोपैथिक मेडिसिन है उसमें जब हम लोग पावर इंक्रीज करते हैं उनमें मटेरियलिस्टिक क्वांटिटी ज़्यादा होती है, पर हमारे में जो है कम कम होते जाते हैं। वेरी गुड आंसर, बहुत बढ़िया। ऐसे आंसर करोगे तो इतना मस्त प्रोडक्ट समझ में आएगा ना, मजा आ जाएगा। उनकी पोस्टोलॉजी में अमाउंट ऑफ मेडिसिन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ और पावर ऑफ मेडिसिन। जितनी ज्यादा अमाउंट है, जितना ज्यादा मटेरियलिस्टिक डोज है, उतनी ज्यादा पावर है। और यही एकदम उल्टा हमारे में है। आर अमाउंट ऑफ मेडिसिन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ और पावर ऑफ मेडिसिन। जितनी ज्यादा अमाउंट है उतना कम, अरे सॉरी, जितनी कम अमाउंट है उतना ज्यादा पावर है हमारे में। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेशियो, उनका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये मेजर डिफरेंस है। और ये जो डिफरेंस है, ये जो पोस्टोलॉजी का फैक्टर है, ये कैसे आप दोगे, ससेप्टेबिलिटी, रिपीटिशन कब करोगे, इसकी नॉलेज, डोज कितनी दोगे। अब आपको ये पता होगा कि होम्योपैथिक पोस्टोलॉजी में और उनमें फर्क क्या है। होम्योपैथिक पोस्टोलॉजी में इनवर्सली प्रोपोर्शनल रेशियो है, तो इस हिसाब से पोटेंसी 200 1 10 ज्यादा है पावर में, पर क्वांटिटी में कम है। ये सब नॉलेज होनी चाहिए आपको। अब इस हिसाब से ज्यादा पावर वाली को एडमिनिस्टर किसके अकॉर्डिंग करोगे, उसमें ससेप्टेबिलिटी देखोगे, उसमें डिजीज की पैथोलॉजी देखोगे, एज देखोगे, ये सारे फैक्टर्स देखोगे जो आप आगे स्टडी करोगे। यहाँ ये बोल रहा है इस पे ध्यान दो, इसकी नॉलेज होनी चाहिए। याद रखो हर चीज यहाँ एक्सप्लेन नहीं करी जाएगी, आगे ऑर्गेनॉन में इसका सेक्शन है जहां पर बताया जाएगा। यहाँ वो आपको बोल रहा है कि इस पे भी ध्यान देना है ठीक करते समय। ब्लूप्रिंट बता रहा है आपको ऑर्गेनॉन का, और ये बताएगा कहां पर ऑर्गेनॉन में, 272 से 285 में एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिसिन होता है। और इसी का प्रिपरेशन उससे पहले होता है 264 से 271 में, कि मेडिसिन पोटेंसी प्रिपेयर कैसे करी जाती है 264 से 271 में, और 272 से 285 में इसको एडमिनिस्टर कैसे करोगे, रिपीटिशन, एडमिनिस्ट्रेशन, डोसेज, इसके बारे में बात करी है।
तो ऐसे कर करके ये सारी चीजें एक एक करके हमने सारे पॉइंट कवर कर लिए यहाँ पर अफोरिज्म 3 के, कि डिजीज की नॉलेज, जो हम आते हैं आरी डजन वाली बात पे आते हैं, यहाँ जो रेड में दिया है, डिजीज की इंडिकेशन नॉलेज क्या है, मेडिसिनल पावर की इंडिकेशन नॉलेज क्या है, इसका अमेलगमेशन होगा तो ही रिकवरी होगी। इसके बाद चॉइस ऑफ द रेमेडी, मेडिसिन कौन सी बना रहे हो, कैसे बना रहे हो, मेडिसिन कौन सी सेलेक्ट कर रहे हो, वो एकदम प्रॉपर मेडिसिन है कि नहीं, उसकी डोज प्रॉपर है कि नहीं, उसकी रिपीटिशन प्रॉपर है कि नहीं, ये सब चीजों पे ध्यान देना है आपको। अब इन सब चीजों पे ध्यान देने के बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है उन्होंने, फाइनली the physician must know the obstacles to recovery in each case and to be aware of how to clear them away so that the restoration of health may be permanent। आपने सब चीजों पे ध्यान दे दिया, नॉलेज ऑफ मेडिसिन समझ गए, नॉलेज ऑफ डिजीज समझ गए, नॉलेज ऑफ आपका पोसोलॉजी समझ गए, इंडिकेटेड रेमेडी भी निकाल ली, उसके साथ साथ फिर भी क्योर नहीं हो रहा, तो क्या ढूंढोगे फिर भी क्योर नहीं हो रहा, तो ढूंढो ऑब्स्टेकल्स टू रिकवरी क्या क्या हैं। ये ऑब्स्टेकल्स टू रिकवरी क्या होते हैं, कौन आंसर करेगा और कौन से अफोरिज्म में मिलता है? ये जो हम ऑब्स्टेकल्स टू रिकवरी की बात कर रहे हैं, ये किसको कहते हैं हम ऑब्स्टेकल्स टू रिकवरी? कहाँ हैनिमैन ने इसके बारे में डिफाइन किया है? मैंने पढ़ाते समय भी इस अफोरिज्म को रेफर करके बताया था आपको, याद करो, 5th अफोरिज्म पढ़ रहे थे तो क्या बताया था? नेसेसरी सर्कमस्टांसेस। एक्सेसरी सर्कमस्टांसेस 10 बार बताया था, आंसर भी किया था तुम लोगों ने कि ऑब्स्टेकल्स टू रिकवरी का मतलब है यहाँ पर एक्सेसरी सर्कमस्टांसेस। अब 5th अफोरिज्म खोलो और उसमें देखो कि उसका मोड ऑफ लिविंग क्या है, उसका सोशल एनवायरनमेंट क्या है, उसकी सराउंडिंग क्या है, उसके सेक्सुअल फंक्शंस के बारे में, ये इतने 7 पॉइंट जो दिए थे, डिफाइन करे थे 7 पॉइंट। एक्सेसरी सर्कमस्टांसेस को अच्छे से रेफर करो, उसको देखो और देखो वहां पर कोई ऐसी ऑब्स्टेकल तो नहीं है जो रिकवरी को रोक रहा हो, उसका कोई ऑक्यूपेशन ऐसा तो नहीं है जहां पर वो जाता और वो बार बार कॉज से मिल रहा हो। इन सारी चीजों को हटाओ, फिल्टर करो, जो हमने आगे पढ़ा है 5th 6th 7th में, यही तो पढ़ा है। अब ये ऑब्स्टेकल्स टू रिकवरी भी हटा दोगे तो फिर बस, फिर तो कुछ बचा ही नहीं, फिर जो बचेगा वो है हेल्थ। Then he understands how to act expeditially and thoroughly and to be a genuine practitioner of medical art। अब ये आपने जान लिया तो आप एक जेन्युइन प्रैक्टिशनर ऑफ मेडिकल आर्ट हो, आपको सही तरीके से समझ में आ गया कि आपको कैसे ट्रीट करना है और क्या क्या नॉलेज होनी चाहिए और कैसे कैसे आपको उस नॉलेज को अप्लाई करना है। ठीक है, कोई क्वेश्चन किसी को?